नमस्कार, सिटी लाइट देख रहे हैं आप और आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश्मि गौरी। खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हो रहे विकास का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि दंतेवाड़ा का विज्ञान केंद्र पूरे देश का ध्यान आकर्षित कर रहा है। सेंटर में छात्रों को विज्ञान को जीवंत रूप से समझने का एक बेहद ही महत्वपूर्ण मौका मिल रहा है। पीएम मोदी की सराहना को यहाँ पे देखते हुए सीएम साई ने पूरे देश के लिए एक उत्साहवर्धक संकेत भी इसको बताया है। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में हाल ही में स्थापित साइंस सेंटर ने न केवल क्षेत्र के शैक्षणिक परिदृश्य को नया आयाम दिया है, बल्कि ये छात्रों के लिए विज्ञान और तकनीक के दुनिया में प्रवेश का द्वार भी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे आदिवासी बच्चों के लिए उम्मीद की नई किरण बताया। इस साइंस सेंटर का उद्देश्य स्थानीय युवाओं में वैज्ञानिक सोच, जिज्ञासा और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करना है। ये केंद्र डिजिटल डिस्प्ले और प्रयोगशालाओं से सुसज्जित है, जो छात्रों के विज्ञान को केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित न रखकर उसे जीवंत रूप में समझने का अवसर देता है। केंद्र में विभिन्न थीम आधारित कक्ष जैसे इंडस्ट्री रूम, फिजिक्स रूम, इमर्सिव रूम, मिनी वॉल्ट रूम और हार्वेस्ट हब है, जहां छात्र न्यूटन के नियम जैसे वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझ सकते हैं। इस साइंस सेंटर में रोजाना अलग अलग संस्थाओं से बच्चे पहुंच रहे हैं और विज्ञान की जानकारी ले रहे हैं। साइंस सेंटर में आके हम लोग को बहुत सारी चीज़ों का पता चला, जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हम समझ तो पा रहे थे लेकिन अच्छे से उसे डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पास आके हम लोग उसे देखे, समझे, फिर हमें अपने डाउट अच्छे से क्लियर होने लगे। मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे फिजिक्स रूम में मैग्नेटिक लिविटेशन मॉडल अच्छा लगा, जिसका यूज़ जापान में ट्रेन को रन करने के लिए यूज़ किया जाता है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा का विज्ञान केंद्र आजकल सबका ध्यान खींच रहा है। कुछ समय पहले तक दंतेवाड़ा का नाम केवल हिंसा और अशांति के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वहां एक साइंस सेंटर बच्चों और उनके माता पिता के लिए उम्मीद की नई किरण बन गया है। साइंस सेंटर को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि दंतेवाड़ा का विज्ञान केंद्र अब वैज्ञानिक चेतना और नवाचार का केंद्र बन रहा है। वहीं भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि हम सबके लिए खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात में साइंस सेंटर के विषय को उठाया। दंतेवाड़ा में विज्ञान केंद्र हम लोग का चल रहा है, उसकी वो तारीफ की है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से बहुत बहुत उनका धन्यवाद, उनका आभार व्यक्त करते हैं। वहाँ के जो हमारे बेटे बेटियां हैं, जो हमारे पढ़ने वाले अध्ययनरत शिक्षार्थी हैं, उन लोगों की रुचि विज्ञान के और जैसे तेजी से बढ़ रही है। डीईओ एसके अंबस्ता ने बताया कि ये केंद्र जिले के सुदूर अंचलों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। 3D पेन है, 3D प्रिंटर्स है, काइनेटिक मोशन है, न्यूटन्स हैं। उनके नियम हम लोगों ने केवल किताबों में पढ़े थे, उसका आज यहाँ पर प्रायोगिक रूप से बच्चे उसको देख रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं। दंतेवाड़ा साइंस सेंटर की स्थापना से ये स्पष्ट होता है कि विज्ञान और तकनीक के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। यह केंद्र न केवल छात्रों को वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करता है, बल्कि उन्हें भविष्य के लिए तैयार करता है, जिसे वे अपने समुदाय और देश के विकास में योगदान दे सकें। दंतेवाड़ा से वेद प्रकाश संगम के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो वहीं कुनकुरी से कांग्रेस के पूर्व विधायक यूजी मिंज का एक सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट अब सामने आया है। इस पोस्ट में मिंज ने बालाकोट एयर स्ट्राइक पर गंभीर सवाल उठाते हुए भारत, पाकिस्तान और चीन को साथ मिलकर आतंकवाद का निदान ढूंढने की सलाह दी है। पोस्ट में यह भी लिखा गया है कि पाकिस्तान के साथ भारत का चीन से भी युद्ध होगा, जिसमें भारत की हार तय है। मिंज के
FB हैंडल से जारी पोस्ट पर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने जोरदार निशाना साधा और तंज कसते हुए लिखा है कि मिंज की भाषा देख लग रहा है कि पाकिस्तान के पेरोल पर हैं। दरअसल ये लड़ाई 2 नहीं 2.5 मोर्चे पर है। हमें देश के अंदर छिपे हुए गद्दारों से भी लड़ना है और मिंज को सलाह दी गई है कि नया भारत है, कमाने की कोशिश मत करना। इसके बाद यूडी मिंज का एक और पोस्ट आया जिसमें उन्होंने अकाउंट के हैक होने की जानकारी को साझा किया। तो देखिए, कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरा देश गमगीन है। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त कर रहा है। सभी राजनीतिक दल भी एक स्वर में इस घटना की निंदा कर रहे हैं। तो वहीं अब कश्मीर की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने भी लगे हैं। पूर्व PCC चीफ धनेंद्र साहू ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि बढ़ते हुए टूरिज्म के हिसाब से कश्मीर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम नहीं थे। किसकी चूक थी, इसकी जांच होनी चाहिए। इधर बीजेपी विधायक सुनील सोनी ने भी सुरक्षा में चूक को लेकर चिंता जाहिर की है। जिस तरह से आतंकवादियों का ये उद्देश्य ही रहा है भड़काना, पूछ करके किसी के धर्म पूछ करके उनको हत्या करना, ये भड़काने के लिए उद्देश्य से ही किया जा रहा है। ऐसे समय में हम लोग शांति का माहौल बना रखें देश में, और तभी हम लोग उस ऐसे आतंकवादियों से निपट सकते हैं। जो बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, उन तक भी ये आवाज़ पहुंचना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस दल के जो नेता हैं वो देश हित में अगर बात कर रहे हैं तो उनको भी देश हित के अंदर में बात करना चाहिए। और ऐसे समय के अंदर देश एकजुट होकर हमारी सेना का मनोबल बढ़ाए, केंद्र सरकार का मनोबल बढ़ाए, ताकि आने वाले समय के अंदर कड़े कदम हम उठाएं। छत्तीसगढ़ विधानसभा स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह अपने निर्वाचन क्षेत्र राजनांदगांव के दौरे पर रहे। यहां रमन सिंह ने कई विभिन्न कार्यक्रमों में वो शामिल हुए और निवास कार्यालय में स्थानीय लोगों के साथ उन्होंने मुलाकात करते हुए सभी लोगों की समस्याओं को सुना। पहलगाम मामले को लेकर रमन सिंह ने कहा है कि निर्दोष लोगों की हत्या धर्म के आधार पर की गई। ये न केवल हत्या है बल्कि देश और समाज को विभाजित करने का षड्यंत्र है। वहीं बीजापुर में सुरक्षा बलों के नक्सलियों को लेकर किए जा रहे ऑपरेशन को लेकर उन्होंने कहा है कि अब नक्सलवाद की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कि जिन लोगों ने निर्दोष लोगों के ऊपर और धर्म के आधार पे निर्ममता पूर्वक हत्या की है, प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको सख्ती से ऐसे लोगों को कुचला जाएगा, इन लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। PCC चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में इसी महीने होने वाले 2 बड़े कार्यक्रमों को स्थगित होने के बाद उनकी प्लानिंग पर अब सवाल उठना शुरू हो गया है। बिगड़ते हुए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर न्याय पद यात्रा की बात हो, चाहे संविधान बचाओ यात्रा की, दुर्ग की घटना में आरोपी और मृतका की DNA रिपोर्ट मिलने के बाद कांग्रेस का मुद्दा खत्म हो गया है, इसलिए यात्रा रद्द करनी पड़ेगी। तो वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के निर्देश पर संविधान बचाओ यात्रा को भी स्थगित कर दिया गया है। अब बैज चित्रकूट से जगदलपुर तक इंद्रावती बचाव यात्रा शुरू कर रहे हैं, जिस पर बीजेपी तंज कस रही है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस अलग अलग गुटों में बटी हुई है। हर गुट के लोग अपने नेता के इशारे पर काम करते हैं और ऐसे में दीपक बैज अलग थलग यहां पे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। गुटबाजी का कोई कारण नहीं है, कोई आपसी सामंजस्य की कोई कमी का कारण नहीं है। अलग अलग परिस्थितियों के कारण आज दोनों कार्यक्रम स्थगित करने पड़े। आज जब पूरा देश गमगीन है तो ये इस तरह के कार्यक्रम को आयोजन का स्थगित करना प्रदेश अध्यक्ष जी ने ठीक निर्णय लिया है। अब ओरिजिनल कांग्रेस नहीं बची है। भूपेश बघेल जी की कांग्रेस है, महेंद्र जी कांग्रेस है, दीपक बैज की कांग्रेस है और छोटे छोटे हिस्से में और कांग्रेस बन गई है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी की कांग्रेस नहीं है। अब इनके पास में झूठ बोल बोल कर जो है इनके कार्यकर्ता भी परेशान हो गए। छत्तीसगढ़ में अब इसका अस्तित्व जो है अब लगभग समाप्ति के दौर पे खड़ा है।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर से कांग्रेस संविधान बचाओ अभियान का आगाज करने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई हैं। तो वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, एमपी कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी, मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक, विधायक जयवर्धन सिंह, विक्रांत भूरिया, ग्वालियर चंबल की प्रभारी हिना कावरे के साथ ही कई विधायक और कांग्रेस पदाधिकारियों ने बैठक करते हुए रूपरेखा को तैयार किया है। इस रैली में प्रदेश और नेशनल स्तर के तमाम नेताओं के शामिल होने की भी संभावना है। जीतू पटवारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस अभियान के तहत घर घर जाकर लोगों को समझाया जाएगा, इसके साथ ही संविधान की शपथ भी दिलाई जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में एक अभियान चलाया है। मध्य प्रदेश में कल 28 तारीख ग्वालियर में इसका एक बड़ी रैली है, फिर हम जिला स्तर की रैलियां, फिर हम विधानसभा स्तर की रैलियां, फिर घर घर जाकर इस अभियान की हर परिवार से बात करना और उसको समझाना, संविधान की शपथ दिलाना, ये भावना हमारी बनेगी। प्रदेश और देश के हर नागरिक के अधिकार को लेकर रैली है। पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रदेश, जिला, ब्लॉक स्तर पर और घर घर संपर्क के हिसाब से हम लोग करेंगे। ये आह्वान है उस नागरिक के लिए, उस देश के नागरिक के लिए। रैली 28 की रखी गई है और निश्चित तौर से हर नागरिक के अधिकार के लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी है। ग्वालियर में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा है कि धर्म पूछकर हत्या करना किसका षड्यंत्र है, ये जांच का विषय है, लेकिन ऐसी हरकत करने वालों को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय नेतृत्व ने भारत सरकार को अपना पूरा समर्थन दिया है। मैं मानता हूं कि हम सब भारतवासी एक साथ एकजुट, सबसे पहले हमारे लिए देश है, हमारी भारत माता है, हमारी मूल जो भावना एकता और अखंडता की, नरेंद्र मोदी जी को स्टैंड लेना चाहिए। जो उन्होंने 2014 के पहले कहा था 1 के बदले 10 लाएंगे, तो लाओ, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। सीहोर की कोतवाली पुलिस ने एक संदिग्ध बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये संदिग्ध बांग्लादेशी शहर में पिछले कई सालों से रह रहा है और एक रेस्टोरेंट में काम भी करता है। बताया जाता है कि ये संदिग्ध बांग्लादेशी साल 2020 में ही अपने नाम का आधार कार्ड, वोटर कार्ड, अन्य दस्तावेज इसने बनवा लिए थे। सीएसपी निरंजन राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया है कि थाना कोतवाली पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इधर विश्व हिंदू परिषद ने अलहदा खेड़ी में पूर्व सरपंच एवं सचिव पर नियम विरुद्ध दस्तावेज बनवाए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। तो वो अलहदा खेड़ी ग्राम पंचायत का रहने वाला है। जब हमने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने जब गिरफ्तार करा तो उसके डॉक्यूमेंट्स की जांचें हो रही हैं और कहीं ना कहीं ये सिद्ध पाया गया है कि वो बांग्लादेश का व्यक्ति है और सीहोर में कई 4-5 वर्षों से वह रह रहा था। इंदिरा नगर कॉलोनी में एक संदिग्ध व्यक्ति जिस पर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाया जा रहा है और अपने परिवार के साथ रहता है, व्यक्ति को भी हिरासत में लिया है और उसके घर से उसका सीहोर का ही आधार कार्ड, समग्र आईडी और पत्नी और बच्चों के मूल निवासी मिले हैं। अभी कागजों की जांच चल रही है और कागजों की जांच के पश्चात जो निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रतलाम में भी पहलगाम हमले का असर अब देखने को मिल रहा है। शहर के सराफा में काम करने वाले बंगाली कारीगरों का पुलिस ने कैंप लगाकर वेरिफिकेशन किया है। कैंप में बड़ी संख्या में कारीगर अपने डॉक्यूमेंट को लेकर पहुंचे हुए थे। पुलिस ने आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड देखकर उनकी पहचान की और ये पता लगाने की कोशिश की कि ये तमाम कारीगर आखिर कहां से आए हुए हैं और किस शहर के रहने वाले हैं। आपको बताते चले कि सराफा बाजार में बड़ी तादाद में पश्चिम बंगाल क्षेत्र के कारीगर काम करते हैं, जिनके वेरिफिकेशन को लेकर अब पुलिस अलर्ट हो चली है। कुछ ऐसे वर्कर्स हैं जो बाहर से आके यहाँ पर रुके हुए हैं, तो इन सभी की वेरिफिकेशन की जा रही है कि बेसिकली ये आए कहाँ से। तो इनके पास जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं तो ये दिखा के एंट्री करके जो है इनको रुखसत किया जा रहा है। अभी तो फिलहाल हम लोगों ने आधार और वोटर आईडी के आधार पर हम लोग जो है इस चीज़ का निर्धारण कर रहे हैं और चूँकि यही ऑथेंटिसिटी होती है।
कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अब राज्यों की पुलिस अलर्ट मोड पर है। दुर्ग जिले की पुलिस सुबह 4 बजे बॉम्बे आवास और भिलाई के हथखोज करबला मैदान में दबिश देने के लिए पहुंची, जहां से 150 लोगों की तलाशी लेकर उनसे पूछताछ की गई है। भिलाई के 3 के हथखोज में कार्रवाई की खबर लगते ही कई लोग भागते हुए भी नजर आए, तो वहीं कुछ लोगों को पावर हाउस स्टेशन से हिरासत में लिया गया। कार्रवाई के दौरान 34 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इनके पास से कई वैध दस्तावेज नहीं पाए गए हैं। सभी संदिग्धों के फिंगरप्रिंट लिए गए हैं। इन पर बीएनएस की धारा 128 के तहत कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई में 3 एडिशनल एसपी के नेतृत्व में 3 अलग अलग टीमों का गठन किया गया, जिनमें से 6 राजपत्रित अधिकारियों और 9 थाना प्रभारियों के साथ ही 200 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया। आज सुबह से पुलिस की 3 टीम, जिसमें लगभग 150 के आसपास जवान थे, ऐसे इलाके जिन इलाकों में संदिग्धों की सूचना मिली थी, पुलिस टीम गई थी। लगभग 1000 लोगों को तस्दीक की है और उसमें 34 ऐसे मिले जो संदिग्ध के दायरे में है, और बाकी जो दिगर प्रांत के लोग हैं उनका एसएस रोल भी भेजा जा रहा है। संबंधित जिलों के थानों से बात करके उनके आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। ये सूचना हमको मिली थी स्टेशन मास्टर के द्वारा। पावर हाउस चौक में कुछ व्यक्ति हैं जो अपने परिवार के साथ बाहर जाने की फिराक में हैं, और उनके द्वारा जो डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है, हो सकता है कि वो पोस्ट डॉक्यूमेंट हो। डॉक्यूमेंट चेक करने पर एक रिजम्बलेंस टाइप का डॉक्यूमेंट पाया गया, जिसमें डेट ऑफ बर्थ जो है वो सन बस अलग थे, बाकी उनके जो डेट ऑफ बर्थ थे समान पाए गए थे। बाद में पुलिस ने उनको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। रायपुर पुलिस ऑनलाइन सट्टे को लेकर पैनी नजर बनाए हुए है। यही वजह है कि पुलिस लगातार सट्टे पर शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से पुलिस ने दिल्ली में जाकर सटोरियों को धर दबोचा। इस रिपोर्ट को देखिए। ऑनलाइन सट्टे में फंसकर कई लोग अपना जीवन बर्बाद कर चुके हैं। ये धीमे जहर की तरह लोगों को खत्म करता है। यही वजह है कि सट्टे पर लगाम लगाने के लिए शासन और प्रशासन समय समय पर सख्त कार्रवाई करते हैं। एक बार फिर रायपुर पुलिस ने दिल्ली में बैठकर सट्टे के कारोबार को बेधड़क होकर चला रहे एक अंतर्राज्यीय समेत 6 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 3 लैपटॉप, 17 मोबाइल, 27 बैंक एटीएम और डेबिट कार्ड, कई बैंकों की करीब 22 पासबुक, 7 चेकबुक और 1 वेब कैमरा जब्त किया है। के ए पैनल के रूप में पैनल नंबर 10 और पैनल नंबर 108 2 पैनल को दिल्ली के द्वारिका से 6 आरोपियों के साथ में गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें एक आरोपी अंतर्राज्यीय मध्य प्रदेश का निवासी है। अब आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली में सट्टा चलाने की भनक लगी कैसे, तो चलिए आपको कुछ दिन पहले लिए चलते हैं। दरअसल पिछले दिनों राजीव नगर के क्रिस्टल आर्केड स्थित शिवा टेलीकॉम में आईपीएल क्रिकेट मैच के दौरान किंगडम ऐप के जरिए ऑनलाइन सट्टा चलाते हुए आरोपी जय मोटवानी, गौतम मदनानी को गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से करोड़ों के लेन देन का हिसाब किताब के साथ सामान भी जब्त किया गया था। पुलिस ने इनसे सख्ती से पूछताछ की तो आरोपियों ने दिल्ली के द्वारका से के बुक पैनल नाम से ऑनलाइन सट्टा संचालित होने का खुलासा किया। पुलिस के द्वारा पूर्व में कार्रवाई करते हुए 12/4/2025 को खमारडी थाना क्षेत्र में ऑनलाइन सट्टा की सूचना पर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिस पर जय मोटवानी और गौतम मदनानी किंगडम ऐप ऑनलाइन सट्टा ऐप का संचालन करते हुए उसके सभी संसाधन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में गिरफ्तार किए गए थे। धर्मेंद्र राजानी, घनश्याम मानुचा, गगन तोलानी, विवेक नरसिंघानी, विकास तारवानी और राकेश मदनानी, ये सभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन दिल्ली में बैठकर दूसरे राज्यों के स्थानीय लोगों से संपर्क कर सट्टा चला रहे थे। वहीं पुलिस कार्रवाई को टेक्निकल एनालिसिस के जरिए होने की बात कह रही है, लेकिन लोकल स्तर पर संचालित हो रहे महादेव समेत अन्य नामों के पैनल से ऑनलाइन सट्टा संचालित होना और उन पर पूरी तरह से लगाम न लगा पाना कई गंभीर सवाल भी खड़े कर रहा है। उधर एसएसपी रायपुर लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे सट्टे को लेकर जानकारी दें। उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, लेकिन ये अपील कितनी कारगर होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर।
तो चलिए आगे बढ़ने की बात करेंगे। लोरमी के 7 साल की बच्ची के अपहरण कांड के मामले में 16 दिन बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। मामले में पुलिस के साथ अब स्थानीय लोग भी बच्ची की जानकारी देने वालों पर इनाम की घोषणा कर रहे हैं। लोरमी में रहने वाले कोमल सिंह राजपूत नाम के व्यक्ति ने बच्ची की जानकारी देने वाले को 1 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की है। कोमल सिंह राजपूत समाजसेवी हैं और बीते साल 2023 के विधानसभा चुनाव में लोरमी सीट से निर्दलीय प्रत्याशी भी वो रह चुके हैं। अब बच्ची का पता बताने वाले पर इनाम की घोषणा उन्होंने की है। कुल 1,40,000 रुपए ये राशि हो गई है, क्योंकि पहले ही मुंगेली एसपी ने 10,000 और बिलासपुर रेंज आईजी ने 30,000 रुपए नकदी इनाम दिए जाने की घोषणा की है। आपको बताते चले कि लोरमी के कोसाबाड़ी की 7 साल की ये मासूम बच्ची पिछले 11 अप्रैल से यहाँ पे अपहरित कर ली गई थी, जिसका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। खबर उमरिया से, जहां पर जमीन विवाद को लेकर देवर ने अपनी ही भाभी की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने अपने पिता के साथ मिलकर शव को दूर जंगल के खेतों में कहीं दफन कर दिया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं एक आरोपी अभी भी फरार है। पूरा मामला नौरोजाबाद के ग्राम पंचायत सिंहपुर का बताया जाता है। दरअसल ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दी थी कि खेत में शव का कुछ अंग देखने को मिल रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहसीलदार की मौजूदगी में शव को बाहर निकलवाया। शिनाख्त के दौरान मृतका की पहचान सिमरिया निवासी मीना सिंह के रूप में हुई है, जो 22 अप्रैल से लापता थे। मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। पाया गया कि चिंतामणि ने अपनी भाभी मीना सिंह की सिर में डंडा मार के हत्या की थी और अपने पिता राम विशाल की मदद से उसको दूर ले जाकर एक खेत में गड्ढा खोद के गाड़ दिया था। चिंतामणि और ससुर राम विशाल को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका की देवरानी मधु की तलाश कर रहे हैं, उसको भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन परिसर में शराब के नशे में युवकों ने जीआरपी जवान की पिटाई कर दी। उसकी वर्दी को भी फाड़ दिया गया है, गाली गलौज की गई है, धमकी और धार्मिक आधार पर आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की गई हैं। पुलिस ने एक आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया है, अन्य 2 आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। कोंडागांव में सखी वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रशासक के खिलाफ शिकायत को दर्ज किया गया है। शिकायत में केंद्र प्रशासक पर अभद्रता किए जाने और 1 लाख रुपए मांगने का गंभीर आरोप लगा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने जांच कर उचित कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है। जानकारी के मुताबिक एक युवती को सखी सेंटर ने 18 मार्च 2025 को काउंसलिंग के लिए बुलाया हुआ था। युवती का आरोप है कि उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया और उसे 1.5 घंटे तक उसी में रखा गया। काउंसलिंग के दौरान कथित तौर पर अभद्र भाषा के चलते उससे बातचीत की गई है। अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, दबाव बनाकर एक पत्र पर हस्ताक्षर कराए गए। हालांकि सखी सेंटर की कार्यप्रणाली को लेकर अब पहले भी सवाल उठ रहे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है। साल 2024 में भी नाबालिग ने आरोप लगाया था कि उसे गर्भवती होने के बावजूद आरोपी युवक के साथ भेज दिया गया था। अभी जो केंद्र से शिकायत आया है, शिकायत का जांच कर लिया जाएगा। जांच करने के बाद जो भी स्थिति है उस पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। हमारे संज्ञान में कंप्लेंट आई है सखी सेंटर के जिस तरीके से वो चल रहे हैं उसके संबंध में, और ये जो कंप्लेंट है इसको बहुत ही गंभीरता से लिया गया है और उसके ऊपर एक्शन भी किया जाएगा। साथ ही साथ नवंबर में जो कंप्लेंट हुआ है उसको भी संज्ञान में लेते हुए एक्शन किया जाएगा और ये भरोसा दिलाया जाता है कि बिल्कुल ही जो सही कार्रवाई है वही। इंदौर में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है और मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के महज 60 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और हमने निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने का काम भी तेजी के साथ शुरू कर दिया है।
मुख्यमंत्री ने बताया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के जरिए जो प्रस्ताव आए हुए थे उनमें से 25% के भूमि पूजन और लोकार्पण आज हो चुके हैं। इसकी वजह से सरकार की प्रतिबद्धता साफ झलकती है। उन्होंने कहा है कि केवल आईटी सेक्टर ही नहीं बल्कि अन्य उद्योगों को भी समान रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार ने वर्ष 2025 को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। सीएम ने कहा है कि जीसीसी नीति, मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति, एमपी ड्रोन नीति के जरिए नए सेक्टरों को भी निवेश के प्रति आकर्षित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से अतुल चौरडिया का भी उल्लेख किया है जो इंदौर में महज 2000 करोड़ का निवेश कर रहे हैं और भविष्य में इसे 5000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने की वो योजना रखते हैं। एमओयू हुए हैं उनके कामों को धरातल पे उतारना, खास करके अलग अलग सेक्टर के जीआईएस में भी ये आज हमने जो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव खास करके टेक खास ये हमारी अपनी सभी प्रकार की पॉलिसियों से लेकर के जो एमओयू हुए थे उसमें 25% प्रस्तावों का आज भूमि पूजन या लोकार्पण हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को इंदौर का दौरा किया जहां पर उन्होंने 300 दिव्यांगजनों को 749 बैटरी युक्त ट्राईसाइकिल के साथ ही अन्य सहायक उपकरण भी वितरित किए। यह कार्यक्रम जिला प्रशासन की पहल पर आईडीबीआई बैंक के सीएसआर फंड और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के वित्तीय सहयोग के द्वारा संपन्न किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा है कि दिव्यांगजन समाज की अमूल्य धरोहर हैं। हमारी सरकार उनका आत्मसम्मान बढ़ाने, उन्हें स्वावलंबी बनाने और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है। बैटरी युक्त ट्राईसाइकिल सहायक उपकरणों से दिव्यांगजनों की गतिशीलता भी बढ़ेगी। वे ज्यादा स्वतंत्रता के साथ सुविधाजनक रूप से अपने कार्यों को सहजता के साथ कर सकेंगे। सीएम मोहन यादव ने निजी क्षेत्र से आह्वान किया है कि दिव्यांगजनों को रोजगार में प्राथमिकता देकर समावेशी विकास का हिस्सा उनको बनाया जाए। कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, कलेक्टर आशीष सिंह भी मौजूद रहे। 749 दिव्यांगजनों को 70,50,000 की लागत के विभिन्न उपकरणों का वितरण आज इंदौर में हो रहा है। कुल मिलाकर के 51 लाख की लागत से 105 दिव्यांगजनों को मोटरेट ट्राइसिकल बैटरी युक्त, 4 लाख की लागत से 41 दिव्यांगजनों को सामान्य ट्राइसिकल, 3.5 लाख की लागत से 44 दिव्यांगजनों को व्हील चेयर। तो चलिए खबर श्योपुर से देखेंगे जहां पर कूनो नेशनल पार्क से इस वक्त एक बेहद ही अच्छी खुशखबरी आई है। मादा चीता निर्वा ने 5 नन्हे शावकों को जन्म दिया है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पोस्ट करते हुए ये जानकारी दी है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है श्योपुर के लिए और आपको बता दें कि इसका हर कोई लंबे वक्त से इंतजार कर रहा था, क्योंकि जिस तरह से लगातार शिकार किए जा रहे थे और हम देख रहे थे कि किस तरह से चीते जो हैं उनकी मौत भी हो रही थी, तो इनकी जो जनसंख्या है, संख्या में भी गिरावट दर्ज की जा रही थी, जो एक चिंता का विषय। लेकिन अब ये खुशखबरी कूनो से आई है जहां पर मादा चीता ने 5 नन्हे शावकों को जन्म दिया है। राज्य में एक तेंदुआ शिकार के लिए पेड़ पर चढ़ गया और तेंदुए को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। ग्रामीणों ने इस बात की जानकारी वन विभाग को दी है। विभागीय अधिकारी रेस्क्यू के लिए पहुंचे और रेस्क्यू करते हुए इसको जंगल में तेंदुए को छोड़ दिया गया। बता दें कि छुरा क्षेत्र के ग्राम टोनही डबरी में ये तेंदुआ शिकार की तलाश में पहुंचा हुआ था और जंगल से निकलकर बार बार तेंदुआ गांव की ओर जा रहा था और लोगों पर ये हमला भी कर रहा था, जिसकी वजह से लोग दहशत में थे।
कान्हा टाइगर रिजर्व के मुक्की जोन में पर्यटकों ने एक अद्भुत नजारा देखा। मुक्की जोन में सफारी कर रहे पर्यटकों ने प्रसिद्ध बाघिन DJ 9 को शिकार करते हुए देखा और इस अद्भुत नजारे को हर किसी ने अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। DJ 9 बाघिन इसी जोन की सबसे लोकप्रिय T27 बाघिन की बेटी है। अपनी मां की तरह ही DJ 9 भी पर्यटकों के बीच काफी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। उसे शिकार करते हुए देखना पर्यटकों के लिए एक विशेष अनुभव भी रहा है, जैसे वे लंबे समय तक याद जरूर रखेंगे। तो देखिए, खुशखबरी सिर्फ एक जगह से नहीं आई है। जो सैलानी है वो सिर्फ एक नज़ारा देख के ही खुश नहीं है, बल्कि दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। और ये खबर सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व की है, जहां पर तेंदुआ अपने नन्हे शावकों को दुलार करते हुए देखा जा सकता है। ये मनमोहक दृश्य सफारी के दौरान वहां पे पहुंचे सैलानियों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और हर किसी का दिल इस वीडियो को देख के इन बच्चों पर आ रहा है। तो चलिए अगली खबर मनेंद्रगढ़ से, जहां पर मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ के आमा खेरवा में गोंडवाना समुद्री जीवाश्म पार्क का लोकार्पण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के जरिए किया गया। उन्होंने पार्क का निरीक्षण करने के साथ ही 29 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म को भी देखा। आपको बता दें कि हसदेव नदी के तट पर बना ये पार्क पुराने समुद्री जीवन के अवशेषों का संरक्षण स्थल है। यहाँ पर मौजूद जीवाश्म पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास के अहम साक्ष्य हैं। इस दौरान डीएफओ मनीष कश्यप ने बताया है कि जैव विविधता के संवर्धन के लिए मंकी टेल डेंगन और बेलिया कैप्स जैसी दुर्लभ प्रजातियों के पौधों का रोपण कर इस स्थल को हरित और आकर्षक स्वरूप दिया गया है। तो वहीं मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि पार्क इस क्षेत्र की ऐतिहासिक धरोहर है, जो विश्व स्तर पर छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान दिलाएगा। गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर 29 करोड़ वर्ष से पुराना जो है समुद्री जीवाश्म मिला है और इसका खोज जो है 1954 में हुआ था। टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको जो है डेवलप करना चाह रहे थे, क्योंकि आम लोगों तक हमको इसको पहुँचाना था। ऐसे लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या फॉसिल है, मरीन है, 29 करोड़ वर्ष क्या है, मतलब तो हम इस लोगों को एहसास करवाना चाह रहे थे। तो उस हिसाब से हम इस पार्क को डेवलप किए हैं। 29 करोड़ वर्ष पुराने जो जीवाश्म पार्क हैं, सजीव रूप से जो यहाँ ग्रेनाइट के पत्थरों में चित्रण करके आम जनता के लिए इसको चित्रित किया गया है, और साथ ही साथ जो 29 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म है उसको संरक्षित करके आम जनता के देखने के लिए आज उसका इस पार्क का शुभारंभ हुआ है। MPL यानी कि मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग सिंधिया कप का इस साल दूसरा सीजन है और इस साल टूर्नामेंट इंदौर के होलकर स्टेडियम में आयोजित होगा। खिलाड़ियों के ऑक्शन के लिए लीग के आयोजक और ग्वालियर के युवराज महाआर्यन सिंधिया इंदौर पहुंचे। होलकर स्टेडियम में उन्होंने अलग अलग टीम के मैनेजमेंट और MPCA के तमाम पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। महाआर्यन ने कहा है कि इस साल लीग में 7 टीमें खेलेंगी। पिछले साल लीग में 5 टीमें थीं। इसके अलावा इस बार लीग में 3 महिला टीमों को भी शामिल किया गया है जो खेलेंगी। इस साल फ्रेंचाइजी के लिए ये नियम भी बनाया गया है कि उन्हें अपनी टीम में 2 ऐसे खिलाड़ियों को भी रखना होगा जो अनकैप्ड हों और ग्रामीण पृष्ठभूमि से हों। लीग में सिर्फ मध्य प्रदेश के ही खिलाड़ी खेलेंगे। महाआर्यन ने उम्मीद जताई है कि इस लीग में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भविष्य में टीम इंडिया और IPL में के भी उनके लिए दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि लीग के हर मैच का लाइव प्रसारण भी होगा। बैठक में महाआर्यन ने पहलगाम आतंकी हमले पर दुख भी व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि इस दुख भरी घड़ी में देश के साथ हम खड़े हुए हैं। जो हमारा प्लेयर डेवलपमेंट स्कीम है, जिसके द्वारा हर टीम ओनर को 2 ग्रामीण स्तर से अनरजिस्टर्ड प्लेयर्स खोजने पड़ते हैं और उनको ट्रेन करके फिर लीग में शामिल करना, और इसी से हम चाहते हैं कि और भी प्लेयर्स IPL खेले, हमारे देश के लिए खेले।
कान्यकुब्ज सभा शिक्षा मंडल रायपुर में भगवान परशुराम जन्मोत्सव के मौके पर नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों ने शपथ ली। खास मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे, पूर्व मंत्री अमितेश शुक्ल और रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा शामिल हुए। कान्यकुब्ज सभा शिक्षा मंडल के अध्यक्ष सुरेश मिश्रा और सचिव राजकुमार दीक्षित ने बताया है कि 108 साल पुरानी संस्था शहर का सबसे सस्ता स्कूल संचालित कर रहा है, जिसमें 700 बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। इसके अलावा ये शहर के मध्य सर्व सुविधा युक्त वाले इस भवन में सभी प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं। आने वाले समय में इस स्कूल को और भी बेहतर किया जाएगा। ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ। आज सभी ब्राह्मणों का दर्शन करूँगा। जो मेरा आशीर्वाद कुछ कमी हो गया वो आज पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमारे साथ भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद है। और परशुराम यात्रा, परशुराम कार्यक्रम की तैयारी के लिए सब एकजुट हुए हैं और मैं सबको बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये कान्यकुब्ज सभा शिक्षा मंडल का शपथ ग्रहण समारोह है। हमारा ये संस्था 1917 की है, 108 साल पुरानी संस्था है। इसके अभी हाल में ही चुनाव हुए हैं। ये अभी 29 मार्च को चुनाव हुआ है 2025 से 2028 के लिए। नवरात्र और चुनाव के कारण इस वर्ष जो है होली मिलन उत्सव नहीं हो पाया था, तो हमने इसको हिंदू नव वर्ष स्नेह सम्मेलन के रूप में मनाने का काम किया है। और इसी में परशुराम जन्मोत्सव शपथ ग्रहण समारोह भी एक कार्यक्रम आज है। तो चलिए इसी खबर के साथ मैं रश्क गौरी आपसे लेती हूँ इजाजत, लेकिन IBC 24 पर खबरें लगातार जारी हैं, क्योंकि सवाल आपका है।